Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं विकी राय एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के दूसरे पाठ के साथ। मेरे प्रिय छात्रों, कल के एपिसोड में आपने ये जाना था फादर बुल्के का संपूर्ण व्यक्तित्व। फादर बुल्के किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। साथ ही आपने ये भी जाना था कि फादर बुल्के की मृत्यु के समय जो दिल को गहरी पीड़ा लेखक को पहुंची थी, उन भावनाओं को उसने किस प्रकार से अपनी इस रचना में अभिव्यक्त किया है, इसको भी आपने जाना था। उन्होंने ईश्वर से पूछा था कि जिस व्यक्ति के दिल में मानव मात्र के प्रति करुणा का भाव भरा हुआ था, जिसके दिल में प्रेम, करुणा, दया जैसी मानवीय करुणा की दिव्य ज्योति आलोकित हो रही थी, जो आपके प्रति गहरी आस्था रखता था, अर्थात प्रभु के प्रति गहरी आस्था रखता था, जिसका प्रभु में एक अटूट विश्वास था, जो तन से सन्यासी था। ऐसे सन्यासी को आपने इस प्रकार की यातना भरी जिंदगी क्यों दी कि व्यक्ति जहरबाद जैसे रोग से ग्रसित होकर के अपनी लीला को समाप्त किया। ये तो उसके साथ एक प्रकार का अन्याय हो गया। और इतनी करुणा भरी संवेदना लेखक ने फादर बुल्के के प्रति इसलिए अभिव्यक्त की, आपने कल भी जाना था इस बात को, कि लेखक का संबंध बुल्के जी से 35 वर्षों का रहा। जब फादर बुल्के इलाहाबाद से एमए करने को आए और हिंदी के प्रति उनका गहरा लगाव बना और उनके मित्रों ने मिलकर एक परिमल संस्था गठित की, तो उस परिमल संस्था में मैंने आपसे जिक्र किया था, सारांश जब मैंने समरी दिया था कि वो परिमल एक हिंदी की साहित्यिक संस्था थी। उस परिमल संस्था में हिंदी के बड़े बड़े लेखक और विद्वान आया करते थे, अपने विचार प्रकट किया करते थे, वहां गोष्ठियां आयोजित होती थी। फादर बुल्के भी उस परिमल संस्था के एक अंग थे, एक तरीके से उसके वो संरक्षक थे। बड़े भाई की तरह वह उस संस्था में जितने भी लेखक उस समय आते थे, जितने भी विद्वान आते थे, उनका मार्ग निर्देशन करते थे। और वहीं पर उनकी मुलाकात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से हुई और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी तभी से उनसे प्रभावित होकर के उनकी एक अंतरंग मित्र बनी और 35 वर्षों तक उनका गहरा लगाव उनसे बना रहा। जीवन का अंत समय, इसके पहले सक्सेना जी इलाहाबाद से चले गए दिल्ली और काफी दिनों तक इलाहाबाद में ही प्रवास रहा उनका, ये बुल्के जी का। वो इलाहाबाद से चले गए रांची से फिर वो जब उनको बीमारी से ग्रसित हो गए तो वो चले गए पटना, और पटना के बाद वो चले गए फिर दिल्ली। जीवन का अंत उनका दिल्ली में हुआ। तो जहां कहीं से भी, चाहे वो इलाहाबाद से हो, चाहे रांची से हो, चाहे पटना से हो, जहां से भी जब वो कभी दिल्ली आया जाया करते थे तो निश्चित रूप से दिल्ली में इस लेखक से मिलना नहीं बोलते। एक आत्मीयता, एक अपनापन का द्योतक हो रहा है सेंटेंस। और इसीलिए उनकी मृत्यु के समय सर्वाधिक पीड़ा का अनुभव यदि किसी को हो रहा है तो वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति का संबंध 35 वर्षों का रहा। और इसीलिए वह प्रभु से भी प्रश्न पूछने में अपने को रोक नहीं सके कि प्रभु इतनी मार्मिक, इतना दर्दनाक मौत तुमने
मेरे मित्र को क्यों दिया, जिसके दिल में मानव मात्र के प्रति प्रेम, करुणा और दया का भाव भरा हुआ था। आज उसी संदर्भ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेखक ने लिखा कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उदास शांत संगीत, अब इसका थोड़ा सा भाव जान लीजिए। उदास शांत संगीत होता क्या है? आप दो प्रकार के गीतों को सुनते हैं। एक गीत जो रोमांटिक टाइप के गीत होते हैं, और दूसरा गीत होता है जो उदास लगता है, जिसमें उदासी होती है, जिसमें दुख का भाव रहता है। दोनों को सुनने में अंतर होता है। जब आप रोमांटिक गीतों को सुनते हो तो आपके मन में प्रेम रस की धारा बहती है, लेकिन जब आप उदास शांत संगीत सुनते हो तो उदास शांत संगीत की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आपका मन गहरे दुख में डूब जाता है। स्वाभाविक सी बात। उदास या शांत संगीत है, या तो किसी बड़े व्यक्ति की मौत हो चुकी है, तो बड़े व्यक्ति की जब मौत होती है तो कभी भी आप टीवी पर या रेडियो में कभी आप अन्य किसी भी प्रकार की संगीत नहीं सुन सकते। उस समय उस पर केवल उदास शांत संगीत आते हैं, राम धुन आती है या कुछ और भी, अर्थात एकदम शांत संगीत, शांत रस भरा हुआ, भक्ति से संबंधित, या गहरे दुख की पीड़ा का अनुभव कराने वाली चीजें उस पर आती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी चीजों को जब आप सुनोगे तो आपका मन गहरे दुख में डूब जाता है। जो वातावरण होता है जहां आप रहते हो, उसमें उस वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है, अर्थात उसके आसपास किसी के प्रकार का कोई शोरगुल, किसी इंसान का स्वर नहीं सुनाई पड़ता, हर आंखें नम रहती है। स्वाभाविक सी बात है कि वो सामने वाला जो है वो कोई महान व्यक्तित्व रहा होगा जिसको लोग याद करके आंखों से आंसू बहा रहे हैं, शांत संगीत चल रहा है, मन गहरे दुख में डूबा हुआ है, उसको कहते हैं उदास शांत संगीत। लेखक ने यह लिखा कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जिस प्रकार से उदास शांत संगीत को जब हम सुनते हैं तो हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, हमारी आंखें नम हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से फादर बुल्के को याद करते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब गया है। उनकी यादें हमारी आंखों को नम कर दे रही। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा। अतः जब भी कोई उस व्यक्ति को देखा करता था, फादर बुल्के जी को, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम फादर बुल्के को नहीं देख रहे हैं, बल्कि करुणा के निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। अर्थात वह जल जिसमें प्रेम, करुणा, दया का भाव भरा हो, उस जल में यदि आप स्नान करोगे तो आपका मन भी स्वच्छ और पवित्र और निर्मल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फादर बुल्के से जब लोग मिला करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो फादर बुल्के से नहीं मिल रहे हैं, किसी करुणा के निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, अर्थात जब उनसे हम बात किया करते थे तो उनके दिल में अपनत्व का भाव तो था ही, ये सामने वाले को जीवन का संदेश दिया करते थे, जीवन का मर्म समझाते थे, वे उनको उपदेश दिया करते थे और उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते थे। तो जब कभी भी फादर बुल्के को लोग देखा करते थे तो लेखक ये लिख रहा है कि उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना होता है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसमें बड़े फादर बुल्के थे। परिमल के बारे में मैंने आपको बताया कि परिमल एक प्रकार की संस्था है, जो एक साहित्यिक संस्था है, जिस साहित्यिक संस्था में जो साहित्यिक संस्था फादर बुल्के और उनके मित्रों ने मिलकर खोली थी, उस परिमल संस्था में लोग आते थे और सभी लोग जो भी आते थे एक पारिवारिक रिश्ते की तरह उनमें अपनत्व का भाव भर गया था। और जब भी
जितने लोग आते थे उनमें बड़े भाई का रोल अदा किया करते थे फादर बुल्के जी, और बड़े भाई का रोल करते हुए वे उनसे मुखातिब हुआ करते थे। वो लिख रहे हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। मैंने आपसे कहा कि इन सारी बातों को लिखने के बाद, अर्थात परिमल के दिनों को बताने के बाद, लेखक ये बतला रहा है अब लेखक उस श्रद्धांजलि, मैंने कहा था कि जब इस चैप्टर को उन्होंने स्टार्ट किया था तो चैप्टर में सबसे पहले उनकी अंतिम दिनों के संदर्भ के बारे में लिखा, उनको याद करके उनके मन में जो विचार बने उसको लिखा, और अब उनके प्रारंभिक जीवन पर आ रहा है कि कब उनसे उनका परिचय हुआ, कब उनसे मुलाकात हुई, और अब यहाँ से वह चैप्टर के मूल पार्ट को शुरू कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हमारे इलाहाबाद की सड़कों पर उनकी सबसे पहले मुलाकात हुई थी। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर साइकिल चलाते थे, साइकिल से आते जाते थे। फादर की साइकिल जाती हुई दिख रही थी और अचानक वो साइकिल हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा करके जब वो साइकिल से उतरते हैं तो कहते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिख लिया है, देखो मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं उसे कहना चाहता हूँ। अर्थात पहली मुलाकात जब फादर बुल्के के साथ इनकी होती है लेखक की, तो दोनों के बीच वहीं से एक पारिवारिक रिश्ता बच जाता है, मानवीय रिश्ता बच जाता है, दोनों में प्रेम हो जाता है, और वही बात करते हुए वे अपनी बातों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। हंसी मजाक मनोविनोद का भाव चलता रहता है, और हंसी मजाक और यही मनोविनोद का भाव उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ देता है। तो आज और उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि जब भी मैं उनको देखा करता था, मैंने उनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, मैंने उनके चेहरे पर यदि देखी तो ममता देखी, मैंने उनके चेहरे पर यदि देखा तो कभी कभी आवेश देखा। मैंने आपको जिक्र किया था, बताया था कि आवेश कब आता था। आवेश तब आता था जब वो लोगों को हिंदी के प्रति उपेक्षात्मक रवैये को देखते थे, सोचा करते थे कि भारत के वासी रहते हुए भी इनके दिल में अपनी मातृभाषा के प्रति इतना प्यार क्यों नहीं जग रहा, ये भारत को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संकल्पित क्यों नहीं हो रहे। इन बातों को जब वो सोचा करते थे तो उनके दिलों में कभी कभी आवेश आ जाता था। अन्यथा फादर बुल्के के चेहरे पर इन्होंने कभी क्रोध का भाव नहीं देखा। फादर बुल्के के चेहरे पर केवल ममता देखी, फादर बुल्के के चेहरे पर एक दूसरे के लिए प्यार देखा, फादर बुल्के के चेहरे पर एक दूसरे से मिलन की आकांक्षा देखी। मैंने कल आपको बतलाया था कि उनका जो दिल था वो बहुत बड़ा था। उनकी बाहें हमेशा प्रेमालिंगन करने के लिए आतुर रहा करती थी, अर्थात किसी को भी अपने सीने से लगा लेने के लिए आतुर रहा करते थे। ये ममता और अपनत्व तुम्हारा जीवन था किसका? फादर बुल्के जी का। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको उस बात का जिक्र कराया हूं जो लेखक ने उनके प्रारंभिक दिन जब उनसे मुलाकात हुई तो किस रूप में मुलाकात हुई, कैसे उनसे संबंध बने, इसका जिक्र किया आपसे, और ये बताया कि फादर बुल्के लोगों के लिए कैसे थे। फादर बुल्के जब मिलते थे तो लोगों के दिल में किस प्रकार का भाव जगता था। आज मैंने इस पर चर्चा की। एक बार फिर मैं अपनी चर्चा से आपको अवगत करा दे रहा हूं। फादर बुल्के से जब मुलाकात होती है और फादर बुल्के से जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संबंध बनता है, प्रारंभिक समय में जब वो इलाहाबाद आए थे, एमए कर रहे थे, तो एमए वो हिंदी से कर रहे थे और सक्सेना जी भी हिंदी साहित्य प्रेमी ही थे। परिमल संस्था में इन लोगों का जब परिमल संस्था गठित हुई, एक जो साहित्यिक संस्था मैंने बतलाया जो इनके मित्रों ने और इन लोगों ने मिल करके गठित की, और उस परिमल संस्था के एक तरीके से संरक्षक थे फादर बुल्के जी। उनकी प्रेरणा से ही वो परिमल संस्था का उद्भव हुआ, और उस परिमल संस्था में जब सब लोग मिला करते थे तो वहाँ परिमल संस्था में होता क्या था, वहाँ लोग, हर लेखक अपना अपना विचार हिंदी के प्रति प्रकट करता था, संगोष्ठियाँ होती थी, एक दूसरे के मनोभावों को लोग जानते थे,
और उन सारे लेखकों और कवि जो भी वहां पर उपस्थित होते थे, उनके बड़े भाई का पथ प्रदर्शक का रोल अदा करते थे फादर बुल्के जी। तो एक तरीके से जितने लोग उस परिमल संस्था में आए, परिमल हिंदी की साहित्यिक संस्था, फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लेखक को परिमल के दिन याद क्यों आ रहे हैं। अभी ऐसे में उन्होंने परिमल के दिन को याद किया है, तो परिमल का दिन उनको याद क्यों आ रहा है? तो लेखक ने बतलाया है कि फादर बुल्के जी का व्यक्तित्व बहुत महान था। फादर बुल्के जी अपने मित्रों के साथ मिलकर के सबसे पहले परिमल नामक एक हिंदी की साहित्य संस्था का उद्भव कराया। उस परिमल नामक साहित्यिक संस्था में उस समय के जितने भी लेखक थे, कवि थे, सभी लोग आते थे। वहां पर संगोष्ठियां होती थी, लोग अपने मन के विचारों को प्रकट करते थे, हिंदी के प्रति अपने प्रेम को उजागर करते थे। उन सभी लोगों के एक तरीके से फादर बुल्के जी संरक्षक थे और वो बड़े भाई का रोल वहां पर अदा किया करते थे। लोगों को हिंदी के प्रति एक प्रेम को जगाने का प्रयास किया करते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करने को कहा करते थे। एक तरीके से उस परिमल संस्था में पारिवारिक रिश्ते में सब लोग बंधे हुए थे। उस पारिवारिक रिश्तों में सबसे बड़े भाई के रूप में फादर बुल्के जी थे और इसीलिए लेखक को परिमल के दिन याद आ रहे हैं। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आ रहे हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि लेखक और उसके साथियों ने मिलकर परिमल नामक हिंदी की एक साहित्यिक संस्था बनाई थी। उसमें फादर बुल्के भी सम्मिलित थे। परिमल के दिन इसलिए याद आते थे क्योंकि उसमें जितने भी लोग आते थे, सभी लोग एक पारिवारिक रिश्ते की तरह बंधे हुए थे और उनमें सबसे बड़े फादर बुल्के थे और वह उन लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। इसीलिए लेखक को परिमल के दिन याद आ रहे हैं। दूसरी बात, लेखक ने लिखा कि उनको याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, अर्थात जब भी उनको हम याद करते हैं तो आज भी उनका ममता भरा वह चेहरा याद आता है और उस चेहरे को याद करके हमारे दिल में इस प्रकार की भावना होती है जिस प्रकार की भावना उदास संगीत को सुनने के समय होती है। अर्थात उदास शांत संगीत को सुनते समय जिस प्रकार से हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है, निस्तब्ध शांति छा जाती है, अर्थात वहां एकदम सन्नाटा, निस्तब्ध शांति छा जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से फादर बुल्के जी को याद करते समय मन की ये भावनाएं हो जाया करती थी। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करना था, अर्थात जिस प्रकार से जब हम लोग उनको देखा करते थे तो वो साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति थे, इसलिए उनको देख करके लगता था जैसे हम फादर बुल्के जी को नहीं देख रहे हैं बल्कि करुणा के निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। अर्थात मन करुणा की भावना से भर जाया करता था। और तीसरी बात उन्होंने लिखा कि उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, अर्थात जब हम उनसे बात किया करते थे तो हमारे मन में कुछ अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जगा करती थी, क्योंकि फादर बुल्के इसी प्रकार का मार्गदर्शन हमारे लोगों को किया करते थे। तो एक तरीके से हमारी बातें आज इसी के साथ समाप्त हुई। इन्हीं बातों के साथ आगे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।